707 मीटर की हाइट और 124 फ्लोर के साथ अगर पाक याट टावर या इंडिया टावर बन जाता तो वो आज भी दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग होती, सिर्फ बुर्ज खलीफा के पीछे। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मुंबई के मरीन ड्राइव के पास में एक्चुअल में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था और फाउंडेशन का काम एक हद तक पूरा भी हो चुका था। लेकिन रियल एस्टेट ग्रीड, बाबू अफसरों की दुनिया, वेग लॉस, एक बहुत बड़ा स्कैम और कई सारे छोटे स्कैम्स ने इस प्रोजेक्ट को कभी साकार नहीं होने दिया। लेकिन जो एंटायर कंपनी थी उसे भी ये ले डूबा, जो एक जमाने में दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आने वाले लोगों के द्वारा ओन की जाती थी। और इंटरेस्टिंगली आज इस कंपनी के साथ अडानी अंकल का भी नाम जुड़ गया है। तो क्या है ये पूरी कहानी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे बाकी वीडियो से अलग ये जो कहानी है वो कश्मीर से केरला होते हुए फिर गुजरात के रास्ते गुवाहाटी में स्टॉप लेते हुए फिर से कश्मीर पहुंचती है। यानी ये कॉम्प्लिकेटेड है और मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा इसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। इंडिया टावर के पीछे जो कंपनी थी डीबी रियल्टी, उनकी हिस्ट्री यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया टावर बनने के पहले कुछ चीजें जो डीबी रियल्टी के द्वारा की गई थी उसने कहीं ना कहीं पर इस टावर के फेट को डिसाइड किया और इस टावर के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और इनिशिएशन के अंदर भी हेल्प किया। तो इसलिए हिस्ट्री पहले समझते हैं। शाहिद बालवा और विनोद गोयनका ये दोनों रियल एस्टेट फैमिलीज में से आते थे। दोनों ने देश के बड़े शहरों के अंदर काफी लग्जूरियस और अच्छी प्रॉपर्टीज बनाकर लोगों को सुपुर्द की थी और इन्होंने डिसाइड किया कि डायनामिक्स ब्रांड के अंतर्गत 50-50% पार्टनरशिप करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज को डेवलप करेंगे, जिसके अंदर मुंबई का ला मेरिडियन होटल भी था, जो ऑब्वियसली एक लग्जरियस प्रॉपर्टी है। 2006-2007 के अंदर जो रियल्टी बूम भारत में चल रहा था उसमें इस ब्रांड ने बहुत पैसे कमाए और इन्होंने एक अच्छा खासा लिक्विड कैश फ्लो भी जमा कर लिया था। लेकिन और ज्यादा सक्सेस की चाहत में इन्होंने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने का डिसीजन लिया साल 2010 में, जहां पर 1500 करोड़ रुपीस का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिया गया और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। कंपनी सक्सेसफुल इतनी थी कि इसका आईपीओ 2.95 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और देखते ही देखते जो प्रमोटर्स इस कंपनी के थे वो बिलियनियर्स बन गए और 54th एंड 60th रैंक पर पहुंच गए इन टर्म्स ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिस्ट के अंदर। लेकिन इसके बाद में ही कुछ ऐसी चीजें इस कंपनी ने करना शुरू की जो कि इंडिया टावर के फेट को आगे डिसाइड करेगी। अब कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रही थी, कई सारे कंस्ट्रक्चुअलाइजेशंस ला रही थी अपने आईपीओ के पहले भी, और इन्हीं में से एक इंडिया टावर भी था। लेकिन कंपनी ने इसी पीरियड के अंदर एक ऐसी चीज की थी जो रियलिटी से पूरी अलग थी और वो था टेलीकॉम। डीबी के प्रमोटर्स चाहते थे कि वो अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाए और इसके लिए 2G लाइसेंसेस के अंदर उन्होंने कुछ 15 सर्कल्स में ऑपरेशंस के राइट्स खरीदने का डिसीजन लिया, जिसके लिए 1537 करोड़ रुपीस उन्होंने चुकाए और इसके राइट्स को पाने के लिए उन्होंने यूएई बेस्ड इतिसलत और स्वान टेलीकॉम ग्रुप के अंदर 45% अपना स्टेक जो लिया था उसको भी बेचा और बेसिकली एक बहुत बड़े चंक में इन्होंने अच्छे खासे 2G लाइसेंसेस खरीद लिए। लेकिन हुआ ये कि जो सेल हुआ था इनका यूएई बेस्ड कंपनी के अंदर, इसे इन्होंने अपनी डीबी रियल्टी के प्रॉफिट्स में भी दिखाया, जो ऑब्वियसली गलत है। लेकिन अभी आप में से कई लोगों ने यहाँ पे 2G लाइसेंसेस के बारे में सुना होगा, तो आप समझ चुके होंगे ये कहानी आगे जाके कहाँ बढ़ेगी। और वही बात है, ये 2G स्कैम के अंदर इसका नाम आया। डीबी रियल्टी के पास में लिक्विड पैसा तो था, लेकिन इस लाइसेंसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा डेट भी उठाया था। और जब 2G स्कैम बाहर आया, जिसे अगर बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो इरेगुलरिटीज के जरिए मार्केट रेट से कम कीमत पर चुनिंदा कंपनीज को पॉलिटिशियन ए राजा ने अलग अलग लोगों को और कंपनीज को दिया था। यही बेसिक स्कैम था जिसके वजह से जिन भी कंपनीज ने लाइसेंसेस खरीदे थे वो मुश्किल में आ गए और डीबी रियल्टी भी उनमें से एक थी। लेकिन उनके रियल्टी के अंदर काम चलते रहे थे इसके बावजूद। और अभी फिर से जरा इस स्टोरी को पॉज करते हैं और वापस आते हैं इंडिया टावर की तरफ। ये 2G वाली बात लेकिन याद रखना। अब ये जब टाइमलाइन चल रही थी उसके पहले ही डीबी रियल्टी ने किया ये था कि 2008 में एक प्रपोजल बीएमसी से पास करवाया था इसी प्लॉट के ऊपर, जहां पर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो एक 301 मीटर ऊंची 85 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग बनाए, जो मुंबई के स्टैंडर्ड्स के सबसे आज भी काफी बड़े प्रोजेक्ट में आती है और यहाँ पर भी वो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को डिलीवर करे। लेकिन आईपीओ, आ रहा पैसा, लिक्विड फंड्स, कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसों ने डीबी रियल्टी को एक चांस दिखाया यहाँ पर ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने 707 मीटर्स और 126 फ्लोर वाली बिल्डिंग बीएमसी से पास करवा ली, जो थी हमारा इंडिया टावर। अब मुंबई में जो एफएसआई मिलता है उसके सबसे इजीली 707 मीटर की बिल्डिंग, स्पेशली जितना फ्लोर स्पेस यहाँ पे आएगा, वो इजीली होने वाला नहीं था और इसीलिए जो एडिशनल एफएसआई था उसके लिए बीएमसी से डीबी रियल्टी ने एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स राइट्स
खरीदे। अब फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है वो भी समझाना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हर एरिया का एक कोई नंबर होता है जो डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर कितना स्क्वायर फीट ऑफ सेलेबल कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। जैसे अगर 1 का एफएसआई है तो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया पे आप 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो बेचने के लिए। 2 का एफएसआई है तो वो 2000 हो जाएगा, 3 का है तो वो 3000 हो जाएगा। फिर चाहे आप 1000 के 3 फ्लोर बनाओ या 500 के 6 फ्लोर, टोटल स्क्वायर एरिया पे लिमिटेशंस होते हैं। वैसे कई दूसरे रूल्स भी होते हैं लेकिन बेसिकली एफएसआई यही होता है। तो इतनी अगर 126 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी है तो डीबी रियल्टी ने बीएमसी से ये जो एडिशनल एफएसआई है इसे खरीदने का डिसीजन लिया, जो कि एक्चुअल में उनके रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा था, लेकिन उन्होंने वो खरीद लिया क्योंकि उनको उसकी जरूरत लगने वाली थी। और बाकी फिर नेसेसरी परमिशंस लेने के बाद में हुआ ये कि इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन 2010 में शुरू कर दिया। फाउंडेशन का काम हुआ, इसकी काफी ज्यादा मार्केटिंग भी हुई, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ उसके कुछ महीने बाद में 2G स्कैम गर्म होने लगा। वैसे दोस्तों 2G स्कैम 2008 में ही बाहर आना शुरू हो गया था, क्योंकि तभी के टाइम पे ही लाइसेंसिंग जो है वो ग्रांट की गई थी, लेकिन जब अलग अलग कंपनीज का नाम आने लगा तब 2010 से ज्यादा का समय हो चुका था। उस समय पर जो डीबी रियल्टी के मैनेजर डायरेक्टर थे विनोद गोनेका, उनका भी नाम इसके अंदर आया। और बेसिकली हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी उनको एक बहुत बड़ा फाइन देने की जरूरत पड़ने वाली थी डीबी रियल्टी को, और उसके लिए उनके पास में पैसा नहीं आ रहा था। अब वो फाइन से कॉम्पनसेट करने के लिए डीबी रियल्टी ने किया ये कि उनको जो ये एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स मिला था उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया। अब ये जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है ये काफी वैल्यूएबल होता है, यानी उतना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि वो एज कॉम्पनसेशन वो सारे फ्लोर स्पेस राइट्स इनसे ले लेंगे और वहां पर गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप करेंगे उन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब ये एलोकेशन का ट्रांसफर हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और बीएमसी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया, जो थी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि राइट्स इनसे खरीदे गए थे। अग्रीमेंट के हिसाब से ये राइट्स डीबी रियल्टी को यूज करने थे या ट्रांसफर करने के पहले बीएमसी को इन्फॉर्म करने के बाद जो एग्जैक्ट यहाँ पे पेमेंट्स भी बनते हैं बीएमसी के बिहाफ में वो करना जरूरी था। इस प्रोसेस में वो नहीं किया गया और इसके वजह से बीएमसी ने किया ये कि ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट का नाम बताते हुए डीबी रियल्टी पर 200 करोड़ का प्रीमियम भरने का डिमांड किया, जो कि अराउंड 27 मिलियन यूएस डॉलर्स का होता है। और अगर ये पैसे डीबी रियल्टी भर देती, जो ट्रांसफर ऑफ एयर राइट्स है उसे रेगुलराइज कर दिया जाता। लेकिन ये बात डीबी रियल्टी को हजम नहीं हुई और वो कोर्ट्स पहुंचे, जहां पर ये जो अमाउंट थी इसके ऊपर बहुत साल तक डिबेट चला। इनफैक्ट 2017 तक ये डिबेट चला और बाद में इसे 20 करोड़ तक रिड्यूस भी कर दिया गया। लेकिन जब ये बात गर्म थी 2010-2011 के टाइम पे, उस टाइम पे डीबी रियल्टी के पास में इतना पैसा नहीं था, स्पेशली 2G स्कैम के पूरे पिक्चर के अंदर, और बहुत मुश्किलें उनको आने लगी इसके पेमेंट करने के लिए। और बीएमसी ने ये पेमेंट न आने की वजह से इंडिया टावर को स्टॉप वर्क नोटिस भेज दिया। और यहीं पर इंडिया टावर की कहानी के ऊपर एक कॉमा लगा, लेकिन फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि डीबी रियल्टी काम चाहे बंद कर चुकी थी लेकिन कोर्ट्स में इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव करने के लिए लड़ाई कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि डीबी रियल्टी धीरे धीरे जो ये 2G स्कैम था उसके वजह से जो लॉसेस उनको हो रहे थे उसके कारण मल्टीपल दूसरे इश्यूज में भी अटकते जा रही थी। और स्पेशली जो इनके डेट थे अलग अलग कंपनीज को, वो रीपे करने में दिक्कतें फेस कर रही थी, जिसके वजह से इनका फोकस अपने रियल्टी बिजनेस पे से हटता चला गया। फाइनली डीबी रियल्टी ने ये डिसाइड किया कि इस बड़े वाले प्रोजेक्ट जो एक्सपेंसिव होने वाला था उसको अबैंडन कर देते हैं, और यहाँ पर उन्होंने ओशन टावर्स के नाम से प्रोजेक्ट बनाने का डिसीजन लिया, जो कि अपने आप में फिर से मेगा प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि ये 73 फ्लोर्स वाले 2 टावर्स होते जहां पर अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैट्स और लग्जरियस एमिनिटीज दी जाती। लेकिन इसकी जो साइट है वो आज के डेट में ऐसे नजर आती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी कभी बन नहीं पाया, क्योंकि डीबी रियल्टी जिस जाल में फंस चुका था वो गहरा ही होते जा रहा था। अब ये गहरा कुआं कौन कौन से रीजंस की वजह से और गहरा हो रहा था वो समझते हैं। सबसे पहले जो डेट इशू आया वो था पुणे बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड से, जिन्होंने डीबी रियल्टी के एक हिस्से को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया, क्योंकि 2025 करोड़ का लोन वो 2013 से इनको पे नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जो बाकी लोन्स इनके ऊपर थे उनके हिसाब से 516 करोड़ रुपए का बकाया डीबी रियल्टी ग्रुप के ऊपर बचा हुआ था, जिसके वजह से इनके ऊपर की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बड़ी थी। साथ साथ ये भी बाद में जाके पता चला कि कंपनीज के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विलफुली डिफॉल्ट किया, यानी पैसे है लेकिन फिर भी वो बैंक्स को वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, मैजेस्टिक इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कई छोटी मोटी कंपनीज को भी इनको पैसा देना बकाया था। कुछ बैंक्स थी, कुछ पार्टनर कंपनीज जिनको पेमेंट्स करने थे। और डीबी रियल्टी पर यह भी आरोप लगा कि जब 2G स्कैम के अंदर का फॉल आउट हो रहा था तो ये जो कई सारे लोन्स उन्होंने उठाए 2015 के पहले,
उनके फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया गया। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे उन्होंने लिए तो वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए वहां पे लगाए नहीं, बल्कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है वो कुछ और रीजंस के लिए यूज कर लिए, बेसिकली इंडिविजुअली पैसे यूज कर लिए या अपने लिए ट्रांसफर कर लिए उसको घुमाते हुए, ऐसा कहा गया, जिसके वजह से डीबी रियल्टी धीरे धीरे डूबती चली गई। और आज के डेट में कुछ कुछ हिस्से जो है कंपनी के उनको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है और एसेट्स को लिक्विडेट करने की बात की गई है। यानी जो कंपनी के पास में चीजें बची कुची है उसको बेच बाच कर जिनका भी अभी कर्जा बचा है उनको दे देने की बात। और इसके लिए जो इंडिया टावर वाली साइट थी या इंडिया टावर की जगह बनने वाला दूसरा टावर था वो बनना बहुत मुश्किल है। अब अडानी का नाम इसके अंदर कैसे जुड़ा वो समझते हैं। अब क्योंकि लिक्विडेशन का काम होना था, चीजें बेची जानी थी, तो यहाँ पर पूरा आउटराइट सेल नहीं हो रहा था, कुछ जगह पे मर्जर की बात हो रही थी। और यहाँ पर अडानी रियल्टी बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही है मुंबई के अंदर अपना रियल एस्टेट प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। और इसके वजह से कुछ सोर्सेस ने ये कहा है कि डीबी रियल्टी का मर्जर हो जाएगा अडानी रियल्टी के अंदर और बेसिकली बैकडोर जरिए एक फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल इस कंपनी को मिलेगा। और मेजरली जो इनका बीकेसी में का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो 3,500 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का है वो अडानी ग्रुप रिवाइव कर सकती है। और साथ साथ 65,000 करोड़ के इनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ओवरऑल मुंबई के अंदर वो भी अडानी ग्रुप रिवाइव कर सकती है। जो बेसिकली एकदम सिंपल भाषा में कहे तो डीबी रियल्टी मर्ज हो जाएगी या बिक जाएगी अडानी ग्रुप को, जिसके बाद में अडानी ग्रुप इनके बचे कुछ प्रोजेक्ट्स को संभालेगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो इंडिया टावर या ओशन टावर्स वाला प्लॉट है वो भी अडानी के अंदर है और मे बी वो वहां पे कुछ डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन अभी फिलहाल ये सब चीजें जो है स्पेकुलेशन ज्यादा है, न्यूज में ज्यादा है, रियलिटी में चीजें जो है सामने आते आते थोड़ा समय लगेगा। तो अगर इन कंक्लूजन कहे तो एक ऐसी कंपनी जिन्होंने गलत मेथड्स को यूज करते हुए कई सारे फंड्स जुटाए, एक दूसरे बिजनेस में घुसने की कोशिश की जहां पर उनको लॉसेस हुए, कई सारा डेट उनके ऊपर चढ़ गया, प्रोजेक्ट के लिए जो लीगैलिटीज थी उसको कुछ हद तक फॉलो किया गया लेकिन बाद में उसको फॉलो नहीं करते हुए उसके अंदर भी घोटाले नजर आए, जिसकी वजह से डीबी रियल्टी इस प्रोजेक्ट को कभी कंप्लीट नहीं कर पाई। और ये थी कहानी इंडिया टावर की, जो मे बी आज पूरे दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट टावर हो सकता था। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपके पास कोई अगर सजेशंस हो नए टॉपिक्स के लिए तो वो भी मुझे बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।